हेलो एवरीवन, मैं सर महेंद्र कुमार बेटा। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट पर। हमने हमारे पिछले लेक्चर में देखा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन सी सहायक ग्रंथियां शामिल होती है। हमने देखा था कि जो मुख गुहा है उसके बाहर की तरफ 3 जोड़ी लार ग्रंथियां प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी लार ग्रंथियां प्रेजेंट होती है और उनके द्वारा जो सलाइवा का सिक्रेशन होता है उनका डाइजेशन की प्रोसेस में क्या रोल होता है। इसके अलावा हमने देखा था लीवर के बारे में कि लीवर की स्ट्रक्चर में हमें कौन सी सेल दिखाई देती है, उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या होती है। इसके अलावा हमने लीवर में देखा था कि उनमें कौन सी डक्ट हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हमने लीवर के फंक्शन देखे थे, उनमें एक दो फंक्शन को और देख लेते हैं, कल रह गए थे। जैसे पित्त का निर्माण होता है या पाइल का फॉर्मेशन होता है तो इसमें 2 वर्णक बनते हैं जिन्हें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक कहते हैं। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक क्या करते हैं, जो पित्तरस होता है या बाइल जूस होता है उसको रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे हरा या पीला रंग का हो सकता है। इन बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक का फॉर्मेशन या पिगमेंट का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, जैसे ये अमाशय हो गया और इस अमाशय के नीचे की तरफ ग्रहणी प्रेजेंट होती है और इस ग्रहणी से एसोसिएटेड यहां पर लीवर प्रेजेंट होगा और इस अमाशय के ऊपर की तरफ यहां पर एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है इस प्रकार, जिसे हम स्प्लीन या प्लीहा बोल सकते हैं। जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड का मेन कंपोनेंट आरबीसी होती है। उस आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है और जैसे ही आरबीसी का 120 दिन कंप्लीट होती है तो वह इस प्लीहा या स्प्लीन में आता है, जहां पर उस आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है और उस आरबीसी से हिम अणु बाहर निकाल लिया जाता है और इस हिम मॉलिक्यूल को ब्लड के माध्यम से लीवर में भेज दिया जाता है और लीवर में इस हिम मॉलिक्यूल की सहायता से ही बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा एक और मेन फंक्शन होता है लीवर का जो हम देखते हैं। जैसे लीवर का एक और फंक्शन होता है कि जो भ्रूणीय अवस्था होती है, शिशु की जो भ्रूणीय अवस्था होती है उसके दौरान रक्त का निर्माण करने का कार्य करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही भ्रूणीय अवस्था होती है उस भ्रूणीय अवस्था के दौरान जो शिशु होता है या भ्रूण होता है उसके शरीर में हड्डियों का निर्माण नहीं होता। और अगर हम देखें कि ब्लड का फॉर्मेशन क्या होता है, कहां पर होता है एक्चुअल में ब्लड का फॉर्मेशन, जो हमारी हड्डियों में बोन मेरो प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे पैर में हड्डी प्रेजेंट होती है जिन्हें टिबिया और फिबुला कहते हैं, उन टिबिया और फिबुला में बोन मेरो प्रेजेंट होता है। उन्हीं बोन मेरो में रक्त का निर्माण होता है। लेकिन जब भ्रूणीय अवस्था होती है तो उस समय शुरुआती अवस्था में हड्डियां बनना प्रारंभ नहीं होती है, तो उस समय शिशु में या भ्रूण में रक्त का फॉर्मेशन करने का कार्य यकृत करता है। इस प्रकार कुछ मेन फंक्शन होते हैं यकृत के बारे में। इसके अलावा अगर हम देखें यकृत के पास में एक छोटी सी स्ट्रक्चर और दिखाई देती है पित्ताशय, उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ये हो गई ग्रहणी, ग्रहणी के साथ में ये यहां पर एसोसिएटेड रहता है लीवर और लीवर के पास ही में एक स्ट्रक्चर हमें और दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। इसमें इस पित्ताशय में
इस पित्ताशय में लीवर के द्वारा स्त्रावित होने वाला जो पित्तरस है वह टेम्परेरी संग्रहित रहता है, टेम्परेरी स्टोर रहता है। जैसे ही भोजन आमाशय से अम्लीय माध्यम से इस ग्रहणी में प्रवेश करता है तब उसे न्यूट्रलाइज करने की रिक्वायरमेंट होती है, तब यहाँ से बाइल का सिक्रेशन होता है। इसके अलावा जो भोजन में वसा प्रेजेंट होती है उस वसा का पायशीकरण होता है। मान लो कि कभी कभी इस पित्ताशय में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और इसे सर्जरी के माध्यम से हटा दिया जाता है तो हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है। जब हमारी बॉडी जैसे ही ग्रहणी में भोजन इंटर करेगा तब इसमें जो पित्तरस होता है वह पित्तरस बहुत सारी मात्रा में आवश्यकता होती है पित्तरस की, लेकिन जब गोल ब्लैडर को हटा दिया जाता है तो यह पित्तरस लीवर से थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रवेश करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भोजन में वसा प्रेजेंट होती है उसका पायशीकरण नहीं हो पाएगा और इस प्रकार लिपिड का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, और लिपिड का डाइजेशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में सीधे जो फैट होती है वह जमा हो जाएगी। इस प्रकार हमें मेन फंक्शन देखने को मिलते हैं। अब हम सहायक ग्रंथि की अगली ग्रंथि के बारे में बात करेंगे, वह है अग्नाशय। तीसरी ग्रंथि आती है अग्नाशय ग्रंथि, या इसे बोल सकते हैं पैंक्रियाज। अगर हम पैंक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि की बात करें तो यह दूसरी सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, और ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है इसकी जो नलिका होती है उसे अग्नाशयी नलिका कहते हैं, तथा जो अग्नाशय होता है वह इसे मिक्सोक्राइन ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अगर हम इस अग्नाशय की स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो उसमें हमें दो प्रकार के सेल्स देखने को मिलेगी। जैसे हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, अगर इसमें देखें तो ये जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि एसिनी सेल्स कहलाती है। ये एसिनी सेल्स कहलाती है। ये पैंक्रियाज के हम टीएस देख रहे हैं जिसमें हमें ये एसिनी सेल देखने को मिलती है, और इसके इन एसिनी सेल के बीच में अगर हम देखें तो हमें कुछ प्रकार की सेल देखने को मिलती है इनके बीच बीच में, जिन्हें हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंसेस बोलते हैं। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंसेस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंसेस बोलते हैं। अब जो ये अग्नाशय है ये दो प्रकार से व्यवहार करता है, एक्सोक्राइन की तरह भी व्यवहार करता है और एंडोक्राइन की तरह भी व्यवहार करता है। इसका मतलब कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार से व्यवहार करता है, मतलब मिश्रित ग्रंथि है। अंतःस्रावी का मतलब क्या हुआ कि इन जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंसेस है इनके द्वारा कुछ हार्मोनों का सिक्रेशन होता है जिन्हें ब्लड में डाल दिया जाता है। अंतःस्रावी का मतलब भी यही होता है, अंत यानी अंदर की तरफ, स्त्राव यानी स्त्रावण को, मतलब कि इनके द्वारा जिन हार्मोन का स्त्रावण होता है उन्हें ब्लड में डाल दिया जाता है और ब्लड के द्वारा लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। जबकि बहिःस्रावी की बात करें तो ये जो एसिनी सेल होती है ये होती है बहिःस्रावी प्रकार की। अब बहिःस्रावी का मतलब ये होता है कि इन ग्रंथियों के द्वारा जिन स्त्राव का स्त्रावण होता है उन्हें
नलिका के द्वारा लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार हमें दोनों प्रकार से ये फंक्शन करते हुए मिलती है। अगर हम देखें जो एसिनी सेल है, इन एसिनी सेल के द्वारा अग्नाशय रस का स्त्रावण होता है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम इस अग्नाशय रस में देखें तो मेन हार्मोन होते हैं जो कि प्रोटीन का पाचन करने वाले, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले और वसा या लिपिड का पाचन करने वाले। ये तीन प्रकार के हमें हार्मोन, तीन प्रकार के एंजाइम हमें देखने को मिलते हैं जो कि डाइजेशन की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो एंजाइम होते हैं ये प्रो एंजाइम की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि यहाँ से जब इनका फॉर्मेशन होता है तो ये इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, क्योंकि ये एक्टिव इतने खतरनाक होते हैं कि ये खुद अपने ही सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करें तो इनसे कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो देख लेते हैं। जो हमने एसिनी सेल्स के बीच में देखी थी कि लैंगरहैंस ऑफ आइसोलेट्स प्रेजेंट होती है, उन लैंगरहैंस ऑफ आइसोलेट्स में हमें तीन प्रकार की सेल देखने को मिलती है, जैसे बीटा सेल होगी, अल्फा सेल हो गई, इसके अलावा कुछ सेल प्रेजेंट होती है गामा सेल, अगर हम देखें कि हमारे अग्नाशय में जो हार्मोनों का स्त्रावण होता है अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण होता है। इसके अलावा जो बीटा सेल होती है इससे इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और जो गामा सेल होती है उसके द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। अब हम देख लेते हैं कि इन इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है। अग्नाशय में हम तीन प्रकार के हार्मोन देखते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन। ये तीनों हार्मोन क्या फंक्शन करते हैं, जैसे हमने भोजन ग्रहण कर लिया, डाइजेशन की प्रोसेस हुई और डाइजेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज बना और उस ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से यकृत में भेज दिया जाता है। अब यकृत क्या करता है कि हमारी कोशिकाओं को जितने ग्लूकोज की आवश्यकता होती है उतने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हमारे शरीर की कोशिकाओं तक भेज देता है, लेकिन जो अधिक मात्रा में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हमारी बॉडी या यकृत में प्रेजेंट होता है, उसमें इंसुलिन हार्मोन की सहायता से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है जो कि एक स्टोर्ड फूड के रूप में फंक्शन करता है। जब हमारी बॉडी में पुनः ग्लूकोज की कमी होती है तो इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है और इस ग्लूकोज को यूज ले लिया जाता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता तब हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, मतलब कि डाइजेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज तो बन गया लेकिन जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज है वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है। इसका मतलब कि जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का स्तर हमारे रक्त में बढ़ जाएगा।
रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा, लेकिन कोशिकाओं के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक इंसुलिन हार्मोन कोशिकाओं के साथ में नहीं जुड़ता तब तक ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पाता। जैसे ये हमारी बॉडी की सेल है, बाहर की तरफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, लेकिन जब तक इंसुलिन यहां पर इस हमारी सेल की मेम्ब्रेन में ग्लूटामाइन ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलते हैं, ग्लूटामाइन ट्रांसपोर्ट या चैनल, ग्लूटामाइन चैनल हमें देखने को मिलते हैं। जब इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं होता तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इंटर नहीं कर पाते। अब इंसुलिन क्या फंक्शन करता है, जैसे इंसुलिन हार्मोन इस हमारी कोशिका की मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ेगा और यहां पर एक केमिकल रिएक्शन होती है, यह एक मैसेंजर की तरह कार्य करता है और इसे डीएनए को मैसेज देगा अंदर की तरफ। तब यहां से ये जो ग्लूटामाइन ट्रांसपोर्ट है ये ओपन होगा और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल कोशिका के अंदर इंटर करेगा। आपने देखा होगा जब ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है रक्त में तो उसे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। जो व्यक्ति डायबिटीज मेलाइटस से पीड़ित होता है उसे बार बार खाना खाने के बाद भी भूख लगती रहती है, क्योंकि उसके रक्त में ग्लूकोज तो प्रेजेंट है लेकिन कोशिकाओं के द्वारा अपटेक नहीं हो रहा, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन इसे मैसेज नहीं दे रहा है कोशिका को। इसलिए जो ग्लूकोज हमारे रक्त में प्रेजेंट होते हुए भी अपटेक नहीं होता और हमें बार बार भूख लगती है। इस प्रकार ये ग्लूकोज डायबिटीज मेलाइटस होता है। इसके अलावा एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस, पहला होता है ग्लूकोज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। दूसरी होती है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होती है, जो हमारी किडनी होती है उस किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जिसे हम नेफ्रॉन को बोलते हैं, उस नेफ्रॉन की जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, उस दूरस्थ कुंडलित नलिका में कुछ चैनल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एक्वापोरिन प्रोटीन चैनल कहते हैं। ये एक्वापोरिन प्रोटीन तभी ओपन होंगे जब एटीएच हार्मोन का सिक्रेशन होगा, और ये जो एक्वापोरिन प्रोटीन है ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करने का कार्य करता है। अगर हमारी बॉडी में एटीएच हार्मोन की कमी हो जाती है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, तो यहां से हमारे नेफ्रॉन में H2O का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और H2O का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो मूत्र में बहुत अधिक मात्रा में जल बाहर निकलेगा, जिससे हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होगी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। इसलिए डायबिटीज दो प्रकार की होती है। अब हम देख लेते हैं जो ग्लूकागोन हार्मोन है उसका क्या फंक्शन है। ग्लूकागोन हार्मोन इंसुलिन हार्मोन के बिल्कुल विपरीत कार्य करने का कार्य करता है। जैसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ था, उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य इंसुलिन करता है, और जैसे ही हमें भूख लगती है और हमारी बॉडी में स्टोर्ड ग्लूकोज प्रेजेंट है, उस स्टोर्ड ग्लूकोज को, उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य ग्लूकागोन हार्मोन करता है, जो कि अग्नाशय की अल्फा सेल के द्वारा सीक्रेट होता है, और ये अग्नाशय की बीटा सेल के द्वारा सीक्रेट होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो कि सोमेटोस्टेटिन हार्मोन,
सोमेटोस्टेटिन हार्मोन डेल सेल के द्वारा सीक्रेट होता है या गामा सेल के द्वारा सीक्रेट होता है, और इन दोनों हार्मोन के सीक्रेशन को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इस प्रकार हमने देखा कि हमारी बॉडी में तीसरी सहायक ग्रंथि के रूप में अग्नाशय प्रेजेंट होती है। अब इससे अगले पार्ट में हम देखेंगे डाइजेशन की प्रोसेस किस प्रकार होती है, किस ऑर्गन से कौन से एंजाइम का सिक्रेशन होता है और किस प्रकार डाइजेशन की प्रोसेस होती है। थैंक यू।